तो आप सब काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2024 बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आपकी आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लार्क के एग्ज़ाम आ चुके हैं, जिसका प्रीलिम्स होगा आपकी अगस्त की फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा एंड मेंस सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो आपको अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको आरआरबी क्लार्क लेके बताऊंगी। देखो मोस्टली ऐसा होता है ना कि मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में आरआरबी पीओ आरबीपीएस पीओ ये सब लेके ही बताती हूँ, बट बहुत सारे एस्पिरेंट है जो सिर्फ और सिर्फ क्लार्क एग्जाम को टारगेट करते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो सीजीएल पढ़ते हैं वो भी आरआरबी क्लार्क टारगेट करते हैं, मतलब क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा इजी होते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ क्लार्क के टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें वर्क प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में मैं जो डिस्कस कर रही हूँ, तो मैंने जो लास्ट ईयर आरआरबी पी क्लार्क की एग्ज़ाम दिया था 2023 में, इसमें पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। आई थिंक जिन्होंने दिया था उनको पता है कि उससे अगले 20 साल से लास्ट ईयर की जो पेपर था वो बहुत टफ था। एंड बट स्टिल मैंने 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किया था और मुझे कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था 80 अटैम्प्ट करने में। आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो। ठीक है, ये लास्ट ईयर मेरा 13 अगस्त एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का, अमृता कोनर वेस्ट बंगाल से मैंने फिल अप किया था और मेरा जो अटैम्प्ट था वो 80 आउट ऑफ 80 था। ये मेरी चैनल पे शेयर भी किया था। अब देखो जो मेरा स्कोर आया है वो 78.5। मतलब क्या है, ये जो स्कोर आया है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है, क्योंकि अगर मेरा एक गलत होते थे, सपोज मान लो मैंने 80 किया था, अगर मेरा एक गलत होते थे ना तो क्या होता 79 से मेरा ऐसे 0.25 माइनस होते थे, तो क्या क्या आते थे, मेरा टोटल मार्क्स 78.75। ठीक है, बट अगर मेरे दो गलत होते थे तो 78 से मेरा 0.5 माइनस होते थे, देन उस केस में क्या होता 77.5। तो 78.5 कभी आना पॉसिबल नहीं है। इसके मतलब ऐसा है कि मेरा 80 क्वेश्चन सही है, बट उस दिन का वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेरा शिफ्ट थोड़ा सा ईजी था या फिर मेरा शिफ्ट बाकी लोगों का स्कोर उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरा भी कम हो गया। ठीक है, बट या अदरवाइज मेरा 80 आउट ऑफ 80 करेक्ट है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में बोल रही हूँ कि इसका जो मतलब जो आपकी एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो एकदम एग्जैक्ट आरआरबी पीओ जैसा ही है। प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन रीजनिंग में एंड 40 क्वेश्चन क्वांट में आते हैं एंड मेंस में भी सेम है। 200 मार्क्स की मेंस है, 2 घंटे टाइम देते हैं एंड बाकी मेंस लेके मैं बाद में डिस्कस करूँगी अभी प्रीलिम्स में। बट जो आरआरबी पीओ से आरआरबी क्लर्क के डिफरेंस है वो है क्वेश्चन के लेवल में। ठीक है, टाइमिंग सेम है, 45 मिनट्स देते हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है प्रीलिम्स में, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आरआरबी पीओ से थोड़ा सा इजी होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उतना भी इजी नहीं। देखो डेफिनेटली अभी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब बहुत हाई कंपटीशन है। चाहे आप पीओ एग्ज़ाम देखो, क्लरिकल एग्ज़ाम देखो, कुछ भी देखो, तो इतना इजी अभी नहीं कंडक्ट किया जाता है एग्ज़ाम, बट हाँ पीओ से डेफिनेटली इजी होते हैं। और इसके लिए ही आपको अभी से मॉक टेस्ट देना होते हैं, आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस ऑनलाइन प्रैक्टिस सब कुछ स्टार्ट कर देना है कि आप आपकी कंपटीटर को बीट करके सीट ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि जो स्ट्रेटजी होते हैं स्पेसिफिकली क्लरिकल के लिए वो क्या। देखो क्लरिकल में ऐसा होता है कि आप चाहो अभी से अगर टारगेट करते हो 80 तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए पहले क्या है, आपकी स्पीड इम्प्रूव होना चाहिए, और जो सेकेंड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपकी एक्यूरेसी। बिकॉज क्लरिकल में जो कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई जाता है। ठीक है, 75 उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, हमारी स्टेट में जैसे लास्ट ईयर 73.75 था, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा था लास्ट ईयर। ठीक है, 500 समथिंग था, इसीलिए थोड़ा सा कम था और पेपर भी थोड़ा सा टफ था। बट डिपेंड करते हैं, कुछ स्टेट में 77 भी आते हैं। तो उस केस में क्या है, आपको आपकी अटेम्प्ट जब 75 हो जाएगा, ये मत सोचना कि मेरा अटेम्प्ट 75 हुआ है आउट ऑफ 80 तो मैं कैंसिल हूँ, ऐसा नहीं। 75 अगर आप विथ एक्यूरेसी 100% करते हो, मतलब जैसे मैंने किया था 100% एक्यूरेसी मेंटेन किया था, अगर ऐसे करते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बट वही है कि आपको आरआरबी क्लर्क में हमेशा 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 76 और 77 अटैम्प्ट किया है, बट एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट 75 करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेक्ट किया है, उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोले जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे या मॉक टेस्ट में भी जब सॉल्व करोगे ना, तब फ्लो में एकदम मत करना। बहुत से स्टूडेंट्स हम होते हैं ना कि एग्जाम के फ्लो में एकदम डूब जाते हैं, मतलब करते जाते हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता, गलत कहीं होते हैं तो भी हम ठीक नहीं करते। तो इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होके टिक करना है कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ क्या ठीक है, जो आंसर मेरा निकाल रहा हूँ। ऐसा भी कभी कभी होता है, आपको बोला है सपोज ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालने में, आप कुछ और निकाल रहे हो। आपको शायद बोला है कि मतलब आपको एक ट्रायंगल की आपको क्या है
एक साइड की अब जो मेजरमेंट है वो करके देन आपको पेरीमीटर निकालना है। आपने क्या किया, वो साइड का ही सिर्फ मेजरमेंट लेके आंसर मार्क कर दे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की एंड में एक्चुअल में आंसर क्या, मतलब क्या उनमें डिमांड क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। अब आते हैं कि इनका स्ट्रेटेजी के बारे में। तो देखो मेरा स्ट्रेटजी क्या था, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं उसको मैंने 20 मिनट्स दूंगी और उसमें मैंने उस क्या मतलब सब्जेक्ट की सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, मतलब 40 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में था, पहले मैंने क्वांट करती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर क्वांट पहले कर लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी माइंड में। बिकॉज ऐसा होता था ना, रीजनिंग अगर मैं स्टार्टिंग में करूँ और बाद में अगर और बहुत टाइम ले लेती हूँ तो बाद में मुझे बहुत पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि क्वांट करने का टाइम ना बचे, और उस पैनिक में जितना होते हैं उससे भी मैं कम अटेम्प्ट करके आऊँगी। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, मेरा माइंडसेट ऐसा बनाया था मॉक टेस्ट में ही कि मैंने पहले क्वांट करूँगी। मेरा टारगेट था 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करना। क्लैरिकल लेवल के एग्जाम में तो थोड़ा सा इजी होते हैं पीओ से, अगर 40 नहीं भी होते हैं 38 भी तो हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा टारगेट था, और 20 से हो सकता है कि आपकी 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 22 मिनट्स, बट फिर भी बोल रही हूँ उससे ज़्यादा कभी नहीं। मैं तो ना कभी उससे ज़्यादा दिया था ना कुछ और इस बार तो अगर टाइम सेक्शनल टाइमिंग आते हैं तो आपको ऐसे ही 22 मिनट्स करके डिवाइड करना है। तो जो डिवीजन मैं अभी बोल रही हूँ वो अभी से स्टार्ट करो कि हाँ 22 मिनट्स मैं रीजनिंग में दूंगी, 22 मिनट्स मैंने क्वांट में दूंगी। मैं भी तो इस तरह से ही फॉलो किया था। तो क्या होता था, मैंने 22 मिनट्स में मैंने जो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट है वो मैंने पूरा करती थी, ठीक है। 38 क्वेश्चन तो मैक्सिमम, मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो उस केस में ऐसा भी हुआ था, 38 क्वेश्चन तक भी मैं पहुंच गई थी। अगर 2 क्वेश्चन नहीं होते थे तो एकदम बाद में, ठीक है। तब क्या होता, उसके बाद क्या है, अब क्वांट में जो अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस है वो डेफिनेटली मैं सीक्वेंस कभी नहीं चेंज करती थी। जो मैंने सीक्वेंस घर से प्रैक्टिस करके जाती थी, पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन, चाहे पूरा पेपर कितना भी ईजी हो, ठीक है। मेरा स्ट्रैटेजी कभी एग्जाम में जाकर चेंज, मतलब ऐसा था कि एग्जाम में जाके स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं होते हैं। ऐसा एग्जाम में होते हैं कि हम ना बहुत बार ऐसा करते हैं, DI ईजी देख देख के ना एकदम मतलब लालच में जाके DI कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आप अगर सोचते हो कि घर से मैंने ऐसा करके मतलब जाके सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे, तो आपको वहाँ पे जाके वही करना है। उससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेट जो भी था, सिंप्लीफिकेशन आते थे या फिर अप्रॉक्सीमेशन जो भी आते थे वो करती थी। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करती थी। उसके बाद अगर मिसिंग नंबर सीरीज आते थे तो मैंने मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व करती थी, बट रॉन्ग आते थे तो मैंने रॉन्ग कभी भी एग्जाम के बीच में नहीं सॉल्व करती थी। मैं हमेशा रॉन्ग को एग्जाम के एंड में जाके सॉल्व करती थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, DI करती थी। DI जनरली ईजी तो नहीं बताऊंगी, लाइक हाँ मतलब डूएबल आते हैं, उतना भी बहुत टफ नहीं है। जैसे RRB PO थोड़े PO में थोड़ा सा टफ आते हैं, IBPS PO में थोड़े से इजी आते हैं। तो मैंने DI करती थी। किसलेट DI को मैंने मतलब ऐसा था कि मैंने पहले जो चार्ट बार ये सब होते थे वो करती थी, और देन उसके बाद मैंने किसलेट DI सॉल्व करती थी, और देन उसके बाद जो एरिथमेटिक का क्वेश्चन था वो। एरिथमेटिक में कभी ऐसा नहीं करना है कि आपको स्टार्टिंग से कर देना है। एरिथमेटिक में हमेशा आपको ढूंढना है कि कौन सा एरिथमेटिक आपकी स्ट्रांग है, कौन सा आपकी। अब मान लो कि आपने एक क्वेश्चन देख रहे हो, अगर आपको स्पीड टाइम पे क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको पता है कि आप इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप इस जैसे मैं थी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चन कितने भी ईजी था मैं उसको स्किप कर देती थी उस टाइम के लिए, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन में सॉल्व, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होते थे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करती थी। एंड जब क्वांट शेष हो ख़त्म हो जाते थे उसके बाद मैं जाके रीजनिंग, तभी मैंने अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आते थे ना तो तभी मैंने सॉल्व नहीं करती थी। उसके बाद जाके मैंने रीजनिंग करती थी। रीजनिंग जितना टाइम होते थे उससे, सपोज 22 मिनट्स मैंने किया है, अब 3-4 मिनट मैंने ऐसे सेव करने का कोशिश करती थी लास्ट में, बाकी जो टाइम थे उसमें मैंने रीजनिंग करती थी। एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि क्वांट के कंपैरिजन में रीजनिंग इजी आते हैं, एंड रीजनिंग सबकी थोड़ा सा इजी ही लगता है, ठीक है, सबको मतलब डुएबल ही होते हैं, और क्लैरिकल की रीजनिंग डुएबल होते हैं। तो बाकी टाइम में मैंने रीजनिंग करती थी। अब रीजनिंग में क्या है, क्लैरिकल लेवल की रीजनिंग है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आना ही चाहिए कि हाँ इजी होगा, मैं सॉल्व कर लूँगी, बहुत सारे प्रैक्टिस किए। तो इसीलिए ना रीजनिंग में कभी ऐसे क्वेश्चन ढूंढती नहीं थी मैंने, स्टार्टिंग से जो आते थे वो करती थी। अगर उस मोमेंट पर मुझे कुछ लगता था कि यार एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तब मैंने स्किप करती थी। अदरवाइज क्वांट के जैसा ऐसा नहीं कि मैं पहले जाकर देखूँ कहाँ पे मिसलेनियस है, कहाँ पे ये है, ऐसा नहीं करती। अगर स्टार्टिंग में पजल आते थे और पजल अगर इजी होते थे ना तो मैंने पजल से ही स्टार्ट कर देती थी, इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया था। इससे क्या होती थी, स्क्रोलिंग में बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन चूज़ करने में टाइम लगेगा। अब कितना टाइम दोगे, क्वांट में ऑलरेडी इतना टाइम क्वेश्चन चूज़ करने में दिया है, स्क्रॉल करने में दिया है, अब रीजनिंग में भी जाके अगर वही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करो तो इसमें भी टाइम चले जाएगा ना। तो इसीलिए
प्रैक्टिस इतना अच्छे से करो कि आपको दोनों सब्जेक्ट में चूज़ ना करना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वांट में चूज़ नहीं करना होता है, जो क्वांट में सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं थी, रीजनिंग में कभी चूज़ नहीं करती थी, जो आते थे वही करती थी। अगर कुछ मुझे लगता था कि इस मोमेंट के लिए स्किप करना है तो मैंने स्किप करती थी, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। और रीजनिंग में मैं तो आपको बोल ही दिया कि जो आते थे वही, बट अगर रीजनिंग में ऐसा होते थे ना, थोड़े सा आपको ध्यान देना है कि मान लो कि कुछ पजल है जो आपको उस मोमेंट के लिए लगा कि ये पजल में मैं फंस सकती हूँ, ऐसा कुछ अनसर्टेन सर्कल दे दिया या फिर कुछ और, तो उस पजल में आपको स्किप करना है। और ये आपको ना घर से प्रैक्टिस करके जाना है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है, वो आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना है, मतलब समझ के जाना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में जाके एक्सप्लोर करना है। जितना कुछ करना है आपको घर से करना है, और बस इतना ही। एंड अब देखो, अभी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मॉक टेस्ट देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहो तो आप स्मार्ट किट की मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंटेंट है। मैंने प्रिपरेशन के टाइम, आप सबको पता है जिन्होंने मुझको फॉलो करते थे, मैंने स्मार्ट किट का ही मॉक टेस्ट यूज़ किया था मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप उनकी कोर्स परचेज़ कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहो तो मेरी कोड अमृता20 यूज़ करके ले सकते हो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपके अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई थिंक ये वीडियो से आपको बहुत सारे डिटेल मिल गई, और इससे बिना भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली हेल्प कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।